आज की कहानी है 1997 की। नवाबों का शहर लखनऊ, जो अपनी तहजीब, कला और लजीज पकवानों के लिए मशहूर था, वही शहर अब धीरे धीरे अपराधों की काली छाया में समा रहा था। उस दौर में एक नाम का खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में था, श्री प्रकाश शुक्ला, बाहुबली, गैंगस्टर और कॉन्ट्रैक्ट किलर, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं था। लेकिन यह कहानी श्री प्रकाश शुक्ला की नहीं है, बल्कि उसके एक शागिर्द आनंद पांडे की है, और एक ऐसे अफेयर की है जिसकी वजह से उस आनंद पांडे को अपने गुरु से बगावत करनी पड़ी। लेकिन बदले में उसे ऐसी सजा मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि उसे तो श्री प्रकाश शुक्ला का सबसे करीबी माना जाता था। तो क्या किया श्री प्रकाश ने आनंद के साथ, किस वजह से आनंद का एनकाउंटर हो गया, आइए ये सब कुछ जानते हैं आज के इस सफर में। ये कहानी शुरू होती है 8 नवंबर 1997 की शनिवार की शाम को। लखनऊ की सड़कों पर हल्की सी भीड़ भरी थी और हवा दिवाली के बाद की खुशबू से घुली हुई थी। शाम के करीब 6 बजे थे जब कोको कोला बॉटलिंग प्लांट के मालिक लक्ष्मण दास लाधानी के बेटे विवेक लाधानी महानगर स्थित अपने दफ्तर के घर के लिए निकले। विवेक अपनी नीले रंग की मारुति कार में बैठे, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वे घर की ओर चल पड़े। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, तभी एक लाल रंग की स्टीम कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर जबरदस्ती रोक लिया। विवेक और उनका ड्राइवर कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्टीम कार से 4 आदमी तेजी से बाहर निकले। उनके हाथों में पिस्टल थी। एक पल के भी देरी किए बिना उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी से धकेला और विवेक को भी जबरदस्ती खींचकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। विवेक का ड्राइवर विरोध करने लगता है, लेकिन तभी किडनैपर्स ने हवा में 2 गोलियां चलाई, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए और वो तेजी से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग दफ्तर से बाहर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे सिर्फ स्टीम कार की लाल बत्ती ही दूर से जाते हुए देख पाए। आगे पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, हड़कंप मच गया। एसएसपी लखनऊ अरुण कुमार सहित अन्य आला अफसर तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ड्राइवर से पूछताछ की और शहर की सीमाओं को सील करने का आदेश दे दिया। पूरे शहर में लाल रंग की स्टीम कार की तलाश शुरू हो गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को लग रहा था कि किडनैपर्स ने कोई बड़ी गलती की है, लेकिन वे गलत थे। दरअसल ये श्री प्रकाश शुक्ला गैंग के एक नए खिलाड़ी आनंद पांडे का काम था, जो पहली बार अकेले किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था। एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग कर रहा था। अब तक अपहरण के 4 घंटे बीत चुके थे। लाधानी परिवार दहशत में था। तभी लक्ष्मण दास के घर पर फोन की घंटी बजी। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी खौफनाक आवाज आई। मैं श्री प्रकाश शुक्ला बोल रहा हूं, तुम्हारा बेटा मेरे पास है, उसे वापस चाहिए तो 5 करोड़ रुपए तैयार रखो, दोबारा बात करूंगा। इतना कहकर किडनैपर ने फोन कट कर दिया। किडनैपर की बात सुनकर लक्ष्मण दास के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत लाधानी के घर और दफ्तर के सभी फोन टेप करने शुरू कर दिए। लेकिन जैसा कि किडनैपर्स ने कहा था दोबारा कॉल करूंगा, तो सभी इंतजार करने लगे। लेकिन अगली कॉल का इंतजार 4 दिन तक करना पड़ा। ये 4 दिन लखनऊ के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। व्यापारी वर्ग में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। व्यापारी संघ के लोग सड़कों पर उतर आए और धरना प्रदर्शन करने लगे। लखनऊ पुलिस पर जल्द से जल्द विवेक को ढूंढ निकालने का भारी दबाव था। डीजीपी से लेकर प्रमुख सचिव गृह तक ने पुलिस को चेतावनी दी, लेकिन इधर पुलिस के हाथ खाली थे। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। विवेक का कोई पता नहीं था। इस बढ़ते आक्रोश को शांत करने के लिए 12 नवंबर 1997 को शासन ने एसएसपी अरुण कुमार को हटा दिया। पुलिस की साख पर दाव लगी थी। पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और पुलिस की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। तभी अचानक विवेक लाधानी खुद घर पर लौट आए।
ये खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत उनके घर पर पहुंचे और पूछताछ शुरू कर दी। सीओ कैसरबाग रहे राजेश कुमार पांडे ने देखा कि विवेक बेहद डरा हुआ है, इसलिए बातचीत कर पहले तो उसे बहुत मुश्किल से शांत किया गया। फिर विवेक ने बताया कि गाड़ी में बैठते ही उसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। वो कमरा कहाँ था ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन जिस तरह से उसे बंधक बनाकर रखा गया था और जो जानकारी उसने पुलिस को बताई, उससे पुलिसिया विभाग ने अंदाजा लगाया कि हो न हो उसे दिल्ली के किसी फ्लैट में रखा गया था। पुलिस को बाद में पता चला कि किडनैपर्स ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए फिरौती की रकम सीधे लधानी परिवार से न मांगकर उनके रिश्तेदारों से मांगी थी। फिर फिरौती मिलने के बाद किडनैपर्स ने विवेक को लखनऊ की सीमा पर छोड़ दिया। वहां से वो अपने घर लौट गए। पुलिस ने तुरंत उन फोन नंबरों की जानकारी जुटाई जिससे विवेक के रिश्तेदारों को फोन किए गए थे और सभी नंबर दिल्ली के निकले। तमाम नाकामियों के बाद पुलिस के लिए ये एक ब्रेक थ्रू थी। पुलिस को पहली बार कोई ठोस सबूत मिला था, जिसके बाद तत्कालीन एडिशनल एसपी सत्येंद्र वीर के लीडरशिप में एक टीम तुरंत दिल्ली रवाना हुई। दिल्ली पुलिस की मदद से लखनऊ पुलिस उस पीसीओ तक पहुंची जहां से कॉल किए गए थे। पीसीओ के मालिक ने बताया कि फोन करने वाला आदमी पड़ोस के दिलसाद गार्डन के एक फ्लैट में रहता है। पुलिस उस फ्लैट पर छापा मारने के लिए रवाना हो गई, लेकिन पहुंचकर देखा तो वहां ताला लगा हुआ था। मतलब किडनैपर्स कहीं बाहर गए थे। तो उन लोगों को पुलिस का कोई शक ना हो, इसलिए पुलिस ने अपना एक मुखबिर उस फ्लैट की निगरानी पर लगा दिया। मुखबिर ने अगले ही दिन खबर दी कि एक आदमी फ्लैट में आया है। सत्येंद्र वीर सिंह की टीम ने तुरंत उस फ्लैट को घेरा और उस लड़के को दबोच लिया। ये लड़का कोई और नहीं, श्रीप्रकाश शुक्ला का दाहिना हाथ आनंद पांडे था, वही जो तब तक शुक्ला के साथ हर वारदात में शामिल रहता था। आगे आनंद की निशानदेही पर पुलिस ने नरूला रोड और एक झुग्गी झोपड़ी के जर्जर मकान से एक बैग बरामद किया। बैग में एक AK-47 राइफल, 2 पिस्टल और 100 कारतूस थे। उस समय के सीनियर क्राइम रिपोर्टर विष्णु मोहन के मुताबिक ये AK-47 राइफल पुरुलिया ड्रॉप असलहों में से एक थी और आनंद को ये राइफल बिहार के एक तत्कालीन विधायक ने एक हत्या के एवज में 6 लाख रुपए के साथ दी थी। पुलिसिया शिकंजे में आने के बाद आनंद ने भी सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि विवेक का अपहरण उसी ने किया था, लेकिन फिरौती उसने श्रीप्रकाश शुक्ला के नाम पर वसूली थी। मतलब इस किडनैपिंग से श्रीप्रकाश शुक्ला का तो सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं था, वो बस उसके भौकाल का इस्तेमाल कर रहा था। और यहीं पर एक बड़ा खुलासा हुआ। आनंद ने बताया कि अब वो श्रीप्रकाश शुक्ला से अलग हो चुका है। श्रीप्रकाश शुक्ला से अलग होने की बात पुलिस के गले नहीं उतरा, इसलिए उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम अलग हो गए। इस पर आनंद ने बताया 25 मई 1997 को कुणाल रस्तोगी के अपहरण की फिरौती मिलने के बाद वो और श्रीप्रकाश शुक्ला बाकी साथियों के साथ नेपाल चले गए थे। नेपाल में ही आनंद को पता चला कि श्रीप्रकाश शुक्ला उसकी बहन से फोन पर काफी बात करता था। अब श्रीप्रकाश शुक्ला कितना अय्यास और लड़कियों का फायदा उठाने वाला था, ये बात उसके दोस्त से अच्छा कोई नहीं जानता था, और यहाँ तो उसकी बहन ही थी। इसलिए इस बात को लेकर दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। बिहार के माफिया सूरजभान सिंह उर्फ दाता को जब इस झगड़े का पता चला तो उसने दखल दिया और दोनों को अलग कर दिया। उन्होंने दोनों को चेतावनी दी कि एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे। अब शुक्ला आनंद के साथ नहीं था, तो आखिर उसने अकेले इतना सब कुछ कैसे किया? इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल किडनैपिंग उसने अकेले कैसे अंजाम दिया? इस पर आनंद ने बताया विवेक के अपहरण में वो अकेले नहीं था, उसके साथ बबलू तिवारी, सत्यव्रत राय और राजन तिवारी भी शामिल थे। बाकी पुलिस ने पूछा कि उन्होंने विवेक को इतने समय तक कहां छिपा कर रखा था। आनंद ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। अपहरण के बाद विवेक को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया गया। फिर विवेक को उसकी ही कार में उसके ही दफ्तर के महज 200 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे पार्क कर दिया गया था। गाड़ी के शीशे खुले थे, लेकिन उसके ऊपर कवर डाल दिया गया था। विवेक बेहोशी के हालत में पिछली सीट पर पड़ा था।
और आनंद अपने साथियों के साथ इंदिरा नगर में सत्यव्रत राय के घर पर चला गया था। अगले दिन लखनऊ पुलिस जिस लाल स्टीम कार की तलाश में पूरे शहर में घूम रही थी, वो विवेक के दफ्तर से बस कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। अगले दिन जब चेकिंग ढीली हो गई तो उसका फायदा उठाकर ये किडनैपर्स विवेक को कार की डिक्की में डालकर दिल्ली ले गए। यानी लखनऊ पुलिस जिस चीज की तलाश में पूरे शहर को छान रही थी, वो उनके नाक के नीचे मौजूद था और नाक के नीचे से किडनैपर्स निकाल कर ले गए। आनंद पांडे से पूछताछ चल रही थी, तभी दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों राज्यों के पुलिस अफसरों की मुलाकात का फायदा उठाकर आनंद एक सिपाही की पिस्टल छीनता है और भागने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच पुलिस ने उसका पीछा किया और मुठभेड़ हुआ दोनों के बीच में, और आनंद पांडे इस मुठभेड़ में, इस एनकाउंटर में मारा गया। विवेक घर वापस आ गया, मेन किडनैपर मारा गया। मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में कहानी का द एंड। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कहानी का अंत नहीं बल्कि एक चौंकाने वाले खुलासे की शुरुआत थी। दरअसल इस मुठभेड़ के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ के कुछ सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स को फोन घुमाया। उसने बताया कि आनंद ने उससे बगावत की थी, इसलिए उसने ही पुलिस के हाथों उसे मरवा दिया। पुलिस ने उसे कार्रवाई के तहत मारा या शुक्ला के कहने पर, यह बात तो कभी साफ साफ नहीं हुई या कोई कह भी नहीं सकता है, लेकिन बात यही चलती है। और आज तक जितनी भी कहानी मैंने शुक्ला की पढ़ी है और जानी है, उस मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसने पुलिस को कहा होगा कि आनंद का इनकाउंटर कर दो और उसका इनकाउंटर हो गया, क्योंकि वो खुद पुलिस से भागा भागा फिरता था, तो भला वो पुलिस को कहकर कैसे आनंद को मरवा सकता था। लेकिन हर जगह यही जग जाहिर है कि आनंद का अंत एक विश्वासघाती का अंत था, जो अपने ही गुरु की साजिश का शिकार हुआ। आनंद पांडे को शायद ये नहीं पता था कि श्री प्रकाश शुक्ला के लिए बगावत की कीमत सिर्फ मौत थी। वैसे आपको क्या लगता है, आनंद का इनकाउंटर पुलिस की कार्रवाई थी या फिर सचमुच शुक्ला की ताकत? कमेंट में आप जो भी सोचते हैं वो जरूर लिखें, और साथ ही साथ आप हमारे कम्युनिटी के साथ भी जुड़ जाइए। यूट्यूब पर एक नया फीचर आया, वहाँ पर आप अपनी बातचीत कर सकते हैं। मेरे कम्युनिटी वॉल पर आप अपना भी पोस्ट डाल सकते हैं, तो अपनी बातचीत शुरू कीजिए, हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। और कम्युनिटी पोस्ट पर आपको हर दिन का जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहता है, तो वहाँ भी हमारे साथ बातचीत आप कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा परिवार और भी बड़ा हो। मैं पंचम प्रकाश यूं ही अपनी कहानियों के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।